आज हम बात करेंगे ये वर्ब के बी फॉर्म्स की। यहाँ ये एक बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों का कि मैम ये वर्ब का बी फॉर्म्स होता क्या है। ये बी फॉर्म्स हमेशा प्रॉब्लम करता है, वर्ब का बी फॉर्म्स। ओके, ये होता क्या है, ठीक है। बी के फॉर्म्स आज हम करने वाले हैं। तो कई बच्चों को लगता है ना कि बी के फॉर्म्स में बी आता है, बीन आता है और ये बीइंग आता है, बट ऐसी बात नहीं है। ओके, वर्ब के बी फॉर्म्स में सिर्फ बी और बीन ही नहीं आता है। वर्ब के 8 बी फॉर्म्स है, 8 है। एक है इज, एम, आर, वॉज, वर। ये भी वर्ब के बी फॉर्म्स ही है। इज, एम, आर, वॉज, वर। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल मिला के बी के 8 फॉर्म्स है, ठीक है। 8 फॉर्म्स है। अब हम देखेंगे कि ये सब होता क्या है, ठीक है। ये सब होता क्या है वर्ब के बी फॉर्म्स, ठीक है। तो इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, पूरा 8 फॉर्म्स है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम ये ऑक्सिलरी वर्ब होता है या हेल्पिंग होता है। आप लिखते जाओ, जो स्लाइड में लिखा है ना वो तो मैं अपने कन्वीनियंस के लिए लेके आऊंगी कि कोई पॉइंट मैं भूल ना जाऊं, ओके। लेकिन आप यहीं से लिखते जाओ। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम ये वर्ब के बी फॉर्म्स ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी का मतलब है सहायक, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होता है या मेन वर्ब्स होता है। चलो मुझे बता दो, ये जो मैंने बी का आपका 8 फॉर्म्स बताया, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये इज, एम सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल के लिए, वॉज सिंगुलर के लिए, वर। हाँ, तो ये मुझे बताओ कि ये मेन वर्ब होता है या ऑक्सिलरी होता है, ऑक्सिलरीज होता है। चलो जल्दी से बता दो। ये जो वर्ब सबसे पहले पूछेगा, वर्ब का बी आप बताओगे। वर्ब के 8 बी फॉर्म्स होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग। हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड बी का फॉर्म नहीं होता है। अच्छा, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं? नहीं, ये दोनों होता है, ये दोनों होता है। ऑक्सिलरी भी होता है, मेन भी होता है, दोनों डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस। ये ऑक्सिलरी भी होता है, मेन भी होता है। देखना सेंटेंस, मैंने लिखा ही इज अ टीचर और फिर लिखा ही इज टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। ये लिखा मैंने दूसरा ही हैज बीन फेथफुल टू हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के प्रति वफादार है, ही हैज बीन फेथफुल। और फिर मैंने लिखा ही हैज बीन टेकन, ही हैज बीन टेकन टू द हॉस्पिटल। पहले कोई भी चीज को ना कि समझो कि वो होता क्या है, उसका फंक्शन क्या है, फिर हम उसको कैसे कैसे यूज करते हैं। फिर लिखा ही हैज बीन डूइंग द वर्क। फिर मैंने लिखा नीचे वाले में ही विल बी प्रेजेंट। और फिर लिखा ही will be doing the work। सब जगह से ले लिया, be, being, he will be doing the work, ओके। चलो ही ये जो है ना, ये वर्ब का बी फॉर्म ही है ना। ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है वर्ब का बी फॉर्म है ना। वर्ब के बी फॉर्म में इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग आता है। ये भी वर्ब का बी फॉर्म है और ये भी वर्ब का बी फॉर्म है। यहाँ भी बी का फॉर्म बीन है और यहाँ भी वर्ब का बी फॉर्म यहाँ है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है। अब मुझे बताओगे, अभी तो मैंने बताया कि ये जो बी फॉर्म्स होते हैं ये ऑक्सिलरी भी होता है, मेन भी होता है। अब बताओ कि ऊपर वाला क्या है। इसी को ना, ये ऊपर वाला सेंटेंस में एक ही वर्ब है और जब भी सेंटेंस में एक ही वर्ब आ गया ना तो ये मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब। इसी को हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। जब इज, एम, आर के बाद कोई नाउन आ गया ना, इज, एम, आर के बाद, इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद कोई नाउन आ गया, कोई एडजेक्टिव आ गया, तो वो लिंकिंग वर्ब है और मेन वर्ब है। अगर मैंने ऐसा लिखा होता ही इज गुड लिखा होता तो गुड तो एडजेक्टिव है और यहाँ इज एक ही वर्ब है, और जब वाक्य में एक ही वर्ब है इसका मतलब है कि वो मेन वर्ब है, लिंक कर रहा है, लिंकिंग वर्ब है। यहाँ भी लिंकिंग वर्ब है तो एक ही वर्ब है मतलब मेन वर्ब है, तो इज मेन वर्ब का भी काम कर सकता है। बट ही इज टीचिंग इंग्लिश,
तो यहाँ पे इज मेन वर्ब नहीं है ना, यहाँ पे इज ऑक्सिलरी वर्ब है और ये मेन वर्ब है, इज मेन वर्ब है, सॉरी टीचिंग मेन वर्ब है और इज ऑक्सिलरी हो गया। अब नीचे वाला सेंटेंस में मुझे बताओ, ये वाले सेंटेंस में ये मैं पूछ रही हूँ 1 2 3 और फिर यहाँ पे 1 2 लिखा। अब आप मुझे बताओगे कि यहाँ का बीन क्या है। हाँ, ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर में इज तो मेन वर्ब है। तो हमें एक चीज तो पता चला ना कि इस वाक्य में कई सारे बच्चों ने एकदम रट रखा है कि मैम इज एम आर ना हमेशा ऑक्सिलरी होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। देखो यहाँ इज एम आर के बाद आईएनजी आ गया तो यहाँ का इज एम आर ऑक्सिलरी है, बट यहाँ का इज एम आर तो मेन वर्ब है। अब मुझे नीचे वाला सेंटेंस बताओ कि बीन क्या है। बीन, ऊपर वाला सेंटेंस में बीन क्या है। ये जो फेथफुल है ना, फेथफुल, फेथफुल उसकी विशेषता बताई जा रही है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। और यहाँ का हैज क्या है, ऑक्सिलरी है। और बीन क्या है, मेन वर्ब है। बीन मेन वर्ब है, तो वाक्य में जो बीन है ना, जो कि बी का फॉर्म है, यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, बट यहाँ पे बीन मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा है। देखो टेकन मेन वर्ब है, यहाँ पे टेकन मेन वर्ब है और यहाँ पे बीन ऑक्सिलरी है। यहाँ पे इनफैक्ट दो ऑक्सिलरी है, हैज भी ऑक्सिलरी वर्ब है और बीन भी ऑक्सिलरी वर्ब, तो यहाँ का बीन ऑक्सिलरी है। नेक्स्ट वाला ही हैज बीन डूइंग द वर्क, यहाँ का डूइंग मेन वर्ब है, इसका मतलब है कि यहाँ का बीन ऑक्सिलरी है। तो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे बीन मेन वर्ब था और नीचे के दोनों सेंटेंसेस में बीन इज एक्टिंग एज एन ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी का काम कर रहा है। ठीक है, देन अगेन ही विल बी प्रेजेंट, ये प्रेजेंट वर्ब नहीं है, ये प्रेजेंट एडजेक्टिव है, ये वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ का बी, विल तो मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब्स विल शैल हमेशा ऑक्सिलरी होता है, और ये यहाँ पे उसके बाद एक मेन वर्ब आया, मेन वर्ब है, तो यहाँ का बी मेन वर्ब है और यहाँ का डूइंग मेन वर्ब है और बी ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी। ठीक है, तो पहले तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ कि कोई आपसे पूछे कि बी ऑक्सिलरी होता है या मेन वर्ब होता है, तो आप बता दोगे ना कि डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस, सेंटेंस देख के हमें डिसाइड करना है ना कि बी के फॉर्म्स ऑक्सिलरी है या मेन वर्ब है। एक ही वर्ब है तो मेन है और उसके साथ साथ कोई और आया है वर्ब, तो वहां का ये ऑक्सिलरी हो जाएगा, ये मेन हो जाएगा। अब सेंटेंस आपके दिमाग में क्या क्या आएगा। अब हम सम यूजेस ऑफ बी फॉर्म्स करेंगे, इसका यूजेस क्या क्या है। आपने अपने दिमाग में बैठा रखा है कि मैम ये इज एम आर, जब इज एम आर ऑक्सिलरी का काम कर रहा है तो उसके बाद कौन सा फॉर्म आएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इज एम आर के साथ कभी कभी वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी आता है, ठीक है, आईएनजी फॉर्म भी आता है, और कभी कभी इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आता है। ठीक है, अगर इज एम आर वाक्य में ऑक्सिलरी का काम कर रहा है, क्योंकि ऑक्सिलरी का भी काम करता है ना, अगर ये ऑक्सिलरी का काम कर रहा है तो उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी आ सकता है और थर्ड फॉर्म भी आ सकता है। और आपने रट रखा है कि जब भी सेंटेंस में वर्ब का बी फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया, इसका मतलब है कि सेंटेंस एक्टिव जा रहा है, और जब भी उसके साथ V3 आ रहा है तो सेंटेंस पैसिव जा रहा है। लेकिन याद रखना है कि जब इज एम आर के साथ वर्ब का V3 फॉर्म आ गया और सेंटेंस पैसिव जाएगा, कब, जब वो V3 सेंटेंस में किसी एक्शन का बोध करवा रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इज एम आर के साथ, अब बच्चों ने रट रखा है कि इज एम आर के पास थर्ड फॉर्म आ गया ना, सेंटेंस पैसिव होगा, बट कभी कभी इज एम आर वॉज वर के साथ V3 आ गया, फिर भी सेंटेंस एक्टिव जाता है, फिर भी एक्टिव। अब आप बोलोगे ये कैसे, अभी तो आपने बोला कि इज एम आर के साथ V3 आ गया तो पैसिव होगा, और अभी आपने इज एम आर के साथ V3 लगा दिया और बोला कि एक्टिव जाएगा। कब, जब वहां का V3 एडजेक्टिव का काम करे। ओके, जब वहां का V3 एडजेक्टिव का काम करने लगे तो मान लो कि वो एक्टिव है, जब V3 वर्ब का काम करने लगे तो पैसिव है। पहले इसको नोट करिए, मैं एग्जाम्पल्स दे रही। मैंने लिखा ही इज गिविंग अ बुक, ही इज गिविंग अ बुक, और फिर मैंने लिखा ही इज गिवन अ बुक, और फिर मैंने लिखा ही इज सरप्राइज्ड, ही इज सरप्राइज्ड। 3 सेंटेंस मैंने लिखा है। ओके, ही इज गिविंग अ बुक, ही इज गिवन अ बुक। अब सेंटेंस देखो, ही इज गिविंग अ बुक
और हर समय V3 V4 देख के थोड़ी एक्टिव पैसिव डिसाइड करते, थोड़ा सेंस भी तो देखा जाता है। ही इज गिविंग अ बुक, वो एक बुक दे रहा है, उसके द्वारा काम हो रहा है, तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में। और ही इज गिवन अ बुक, ही इज गिवन अ बुक मतलब उसको एक बुक दी गई किसी और के द्वारा, तो यहाँ ही ने कोई काम नहीं किया, कोई और आके उसको बुक दिया, ये पैसिव हो गया, ये पैसिव हो गया। ओके, और दूसरा ही इज सरप्राइज्ड, ही इज सरप्राइज्ड मतलब ही खुद सरप्राइज्ड है, ही आश्चर्यचकित है, तो ही के बारे में ही बात बोली जा रही है ना, तो ये एक्टिव है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना कि मैम चलो ये तो ठीक है, इज एम आर के बाद अगर आईएनजी फॉर्म आ गया, इज एम आर के बाद अगर आईएनजी फॉर्म आ गया तो ठीक है, सेंटेंस एक्टिव जा रहा है, और इज एम आर के साथ यहाँ पे V3 आ रहा है, तो यहाँ V3 आ रहा है तो आपने पैसिव लगाया, और सरप्राइज्ड भी तो V3 है, इज एम आर के बाद सरप्राइज भी तो V3 है, तो आपको पैसिव लगाना चाहिए ना, आपने क्यों एक्टिव किया? बिकॉज यहाँ का सरप्राइज्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यहाँ सरप्राइज में ना कोई एक्शन का बोध नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ वो आश्चर्यचकित है, सरप्राइज्ड है, तो यहाँ के V3 से कोई एक्शन का पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब एडजेक्टिव है, और इज एम आर के बाद एडजेक्टिव आ गया तो एक्टिव जाएगा, V3 आएगा, वर्ब का काम करे, जैसे यहाँ गिवन से किसी क्रिया का बोध हो रहा है। ओके, अभी तक आपने क्या सीखा कि इज एम आर ऑक्सिलरी भी हो सकता है, इज एम आर मेन भी हो सकता है, स्टेटिव भी हो सकता है, एक्शन भी हो सकता है। अगर इज एम आर ऑक्सिलरी का काम करेगा उसके बाद आईएनजी भी आ सकता है, इज एम आर के साथ V3 भी आ सकता है पैसिव में, बट कभी कभी इज एम आर के बाद V3 आने के बावजूद भी सेंटेंस पैसिव ना जाके एक्टिव जाता है, बशर्ते कि वो V3 कोई एक्शन नहीं बता रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यस, अभी तक बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पता नहीं है कि पेड बैचेस के बारे में। अनअकैडमी पे अभी 3 बैचेस स्टार्ट हुए हैं। एक तो मेंस का बैच स्टार्ट हुआ है जिसमें 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं। इसमें बहुत अग्रेसिव प्रैक्टिस चल रहा है। सबसे पहले मैं क्लास में आती हूँ, क्लोज टेस्ट होता है, PQRS होता है, पैसेज होता है, ये 3 तो होगा ही होगा। इसके साथ साथ कॉम्बिनेशन में या तो एरर ले आती हूँ या तो इसके साथ वोकैब आ जाएगा। मेंस का सेपरेट बैच, जो बच्चा मेंस की तैयारी करना चाहता है और जिसको सिर्फ और सिर्फ मेंस का बैच चाहिए इंग्लिश का, वो ये बैच को ले सकते हैं। इस बैच का फी है 899, ठीक है, 899 है। ये पूरा सोलली प्रैक्टिस बैच है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से वोकैब करवाऊंगी, मान के चल रही हूँ कि ये सब कर लिया है, सिर्फ यहाँ पे अग्रेसिव तरीके से प्रैक्टिस होगी। अब दूसरा बैच, जिन बच्चों को देखो प्राइस कुछ और दिखाएगा, बट आप जब ये कोड डालोगे ना रानी 10 तो 899 आ जाएगा। दूसरा, कई सारे बच्चों का डिमांड था, खासकर हमारे यूट्यूब स्टूडेंट्स का, कि मैम समुद्र मंथन का बैच को सेपरेट ले आइए, ठीक है। अनअकैडमी पे हमें पूरा कोर्स नहीं लेना, हमें सिर्फ समुद्र मंथन चाहिए। समुद्र मंथन वोकैब का बैच है, ये भी बैच शुरू हो चुका है। इस बैच का फीस है 599, ठीक है, 599 फीस है। 2.5-3 महीने का बैच है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग क्लासेस ऐड भी कर लेंगे। तो ये समुद्र मंथन 4.0 है, ये सिर्फ और सिर्फ वोकैब का बैच है। और पिछला जो मैंने बताया था वो सिर्फ और सिर्फ मेंस का बैच था, एक 599 का। और तीसरा एक और बैच फाउंडेशन स्टार्ट हुआ है बिगनर्स के लिए, ओके, जो बच्चे तैयारी अभी शुरू करिए हैं उनके लिए एक ग्रामर और वोकैब का बैच कंबाइन। इस वोकैब के बैच में समुद्र मंथन भी है और साथ में फाउंडेशन कोर्स ऑफ ग्रामर भी है। इसमें मैंने बेसिक वगैरह पढ़ा दिया है। अभी 3-4 क्लासेस हो गए हैं, अभी बहुत लेट नहीं हुआ है। जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं 2024 के लिए, वो इस बैच को ले सकते हैं। इसमें ग्रामर और वोकैब दोनों। 1899 का बैच, ठीक है, 1899 का बैच है। और बहुत अच्छी बात क्या है कि अभी अनअकैडमी पे ऑफर चल रहा है, और आपको एडमिशन लेते समय क्या करना है, ये कोड लगा देना, रानी 10 RANI10। इससे क्या होगा, वैसे तो ये कोड लगाने से 10% डिस्काउंट मिलता है, बट अभी इंडिपेंडेंस डे ऑफर चल रहा है, तो यहाँ अभी 50% डिस्काउंट वगैरह चल रहा है, ठीक है, 50% डिस्काउंट चल रहा है इसमें। तो ये कोड लगा दीजिएगा। और कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे मैसेज करिएगा, कॉल नहीं उठा पाते मैसेज करिएगा, 9958358324, कोई भी दिक्कत हो, ओके। कई सारे बच्चों को कल बैच से रिलेटेड इश्यूज आ रहा था, आई थिंक सब रिजॉल्व हो गया, ये आपकी हेल्प करेंगे। फोन नहीं भी उठा पाते मैसेज करिएगा। और इनका भी बहुत अच्छा फ्रीडम सेलिब्रेट कर रहे हैं, फ्रीडम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें आपको 50% ऑफ भी मिल रहा है और साथ में एक्सटेंशन ऑफर भी मिल रहा है। अगर 2 साल का लेते हो तो 6 मंथ्स फ्री, अगर 1 साल का लेते हो तो 3 मंथ्स फ्री।
ये पूरा ओवरऑल सब्सक्रिप्शन पे बोल रहे हैं। अभी तो इसके पहले मैंने अपने अलग अलग बैचेस के लिए बताया था, बट इसमें आपको इंग्लिश के साथ साथ मैथ्स, रीजनिंग, जीएस सब मिल जाएगा, ठीक है। आपको 4000 में सब मिल जाएगा। 1 साल का है, लेकिन 1 साल में इन्होंने 3 मंथ और जोड़ दिया है, फ्री मिलेगा। ये ऑफर 12 अगस्त तक है, ठीक है। 12 अगस्त तक ये ऑफर है, तो फटाफट इसका फायदा उठा के आप 50% डिस्काउंट अवेल करिए। और 40, देखो ये है 4000 में 1 साल, और 4500 में 2 साल, और 2 साल में 6 मंथ्स एक्स्ट्रा भी है, तो 2 साल और 1 साल में बस 500 का डिफरेंस ले सकते हो, ठीक है। तो ये सब था, और ये सब आपके बैचेस है, सारे टीचर्स का अलग अलग है, सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मेन चीज़ था बैचेस के बारे में भी बता दूं, और मेन मुझे इस मॉक के बारे में बताना है, ठीक है। मॉक सैटरडे से शुरू हो रहा है, सारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, मेरे टेलीग्राम चैनल से, क्योंकि ये सारे क्लास का लिंक आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाएगा। आपको भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं लिंक शेयर कर दूंगी डायरेक्टली सैटरडे को, लिंक पे जाके आप टेस्ट अटेंड कर सकते हैं। बस नोट कर लीजिए, सैटरडे को 11 बजे, संडे को 12:30 बजे, ठीक है। तो ये सब चीज़ बताना था, और जल्दी मुझे बस आप मनाइए कि मैम जो काम कर रही है फटाफट कर ले, और जल्दी से यूट्यूब पे अपने क्लासेस को रिज्यूम कर दे। यूट्यूब पे हम जल्द ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा गैप करूंगी, बीच में भी मुझे कल परसों भी टाइम मिल जाएगा ना, यूट्यूब पे क्लासेस ले लूँ। ओके, तो यही कारण था कि मैं यूट्यूब पे अभी नई क्लासेस ले पा रही हूँ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं टेस्ट में। थैंक यू एवरीवन।